चलें शुरू करें। मैं पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। Hello and Assalamu alaikum. On behalf of Center for Global Innovators, I welcome you all to CGI's weekly Startup Sprint. These sessions are aimed to be a source of learning for entrepreneurs who are at their homes in this pandemic. हम हर वीक different topics और different speakers के साथ आएंगे to discuss on important topics of entrepreneurship. You're all welcome to suggest any topic or any speaker by commenting below. We will try our best. आज हम बात करेंगे माइंडसेट पे। entrepreneurs का क्या mindset होना चाहिए in order to become successful. For this, we have our speaker, Mr. Muiz Tahir. He is one of the most experienced mentors Pakistani ecosystem have. He is currently program manager at Planex, which is Pakistan one of the first accelerator programs. Thank you, Muiz Saab, for joining us today. Thank you for having me over. सर, अगर हम माइंडसेट बात करें तो प्लानएक्स में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ। कुछ सक्सेसफुल बन सके होंगे, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन सके होंगे। जो सक्सेसफुल बन सके उनका माइंडसेट क्या था, उन एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट बिहेवियर क्या था? अच्छा, so basically अल्हम्दुलिल्लाह मुझे it's been over 4 years since I've been with Planex और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला, both within Planex and outside of Planex. गाए बगाए डिफरेंट स्टार्टअप्स की माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज जो है वो देखने का मौका मिल जाता है। उसके अंदर एक चीज़ है कि जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उनके जितने भी फाउंडर्स या को फाउंडर्स हैं, उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखी विच इज़ रिजिलियंस। ये लोग जो हैं बेसिकली नंबर वन, they realize and understand the risk that is associated with being an entrepreneur. उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सकती हैं, फाइनेंशियल रिस्क होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है कि जी कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है एक्सेट्रा। एक तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ उनको स्ट्रेस और प्रेशर के साथ डील करना होता है। दूसरा ये कि मतलब अनदर थिंग दैट कम्स विद द माइंड फ्रेम इज कि आप these days आजकल बड़ा कूल बन गया, everybody wants to be an entrepreneur, बल्कि उसके लिए there's this term that goes around, उसको entrepreneur कहते हैं कि just because you want to be labeled as a CEO या CTO या कोई fancy title आप अपने नाम के साथ बनाना चाहते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है यार, I want to be a part of a startup। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। What you should actually be trying to do is कि you want to do a startup primarily because you feel that your product or service will identify a need या want जो के मार्केट में एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द माइंड फ्रेम। और तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग स्टबर्न। खुदा ना खास्ता कोई सेटबैक्स आते हैं, कोई फेलियर्स आते हैं, तो आप उनके साथ पॉजिटिवली डील करें, ना कि कोई छोटा सा रोड ब्लॉक आया या बम्प आया तो आप हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं होगा। सही ठीक। काफ़ी मेंटोर्स जो भी या इन्वेस्टर्स से मैं ये सुन चुका हूँ कि वो कहते हैं कि हम स्टार्टअप्स पे नहीं, टीम्स पे इन्वेस्ट करते हैं। टीम इज़ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट और फैक्टर जिस पे हर मेंटोर दिखता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि सारी टीम अलाइंड हो अपने सीईओ के माइंडसेट पे? थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। उसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि नंबर वन, सीईओ का जो विजन है, जो भी स्टार्टअप फाउंडर है उसका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये स्टार्टअप क्या कर रहा है और क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है। दूसरा ये है कि यस इट्स ट्रू दैट द टीम हैज़ टू बी in sync with whatever the vision of the startup is, whatever the startup founder wants to do। लेकिन स्टार्टअप्स के अंदर एक और चीज़ भी होती है कि यूजुअली देयर टीम्स आर वेरी स्मॉल, partially because they cannot initially afford to hire a large number of people, and that is the concept of startups in the first place। तो वो जो छोटी सी टीम है, it has to be very effective। उसके अंदर जो स्टार्टअप है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक बंदा जो है वो हल्का सा 19-20 भी स्लैक करे, 1% भी स्लैक करे। तो वो चीज़ जो है कोहेरेंट होनी चाहिए। जो टीम है उसकी
आई वुड से कि उसकी आई यूज द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि दे शुड यू नो बी अलाइंड विद व्हाटएवर द स्टार्टअप फाउंडर वांट्स. सही 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 सही, ठीक. सो प्लान एक्स को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी स्टार्टअप के साथ उनका इंटरेक्शन रह चुका है. बीइंग अ टीम ऑफ प्लान एक्स, आप एक एंटरप्रेन्योर में क्या माइंडसेट देखते हैं, या क्या एक टीम के अंदर माइंडसेट देखते हैं, तो ताकि आप कह सकें हाँ ये वर्दी है टू बिकम पार्ट ऑफ प्लान एक्स? So Planex को alhamdulillah it's been over 5 years. Planex is more than 5 years old now. उसके अंदर जो टीम का माइंडसेट है वो से फाउंडर. अब the thing with startups is कि number one, people don't normally take startups seriously as an employer. They would rather prefer going to a corporate company, a software house, an MNC. कि जी वहाँ पे नौकरी अच्छी होती है और growth path जो है वो अच्छा होता है. While that might be true, but the thing is कि जो आपको first on hand experience startup में काम करके मिलता है, I believe कि उस तरह का experience कहीं और नहीं मिलता. I'm talking about the team members right now. दूसरी चीज़ ये है कि टीम जो है उसका काम ये है कि उसने डिलीवर करना, और जो स्टार्टअप्स के का स्ट्रक्चर होता है, रेसिपी होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड या एज कम्पेयर टू एमएनसीज. तो अब टीम मेंबर्स के ऊपर यूजुअली ज़्यादा वर्कलोड होता है और ज़्यादा प्रेशर होता है टू डिलीवर, बिकॉज द एंटायर स्टार्टअप इज बेस्ड ऑन अ टीम ऑफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 3 या 4 या 5 पीपल. हाँ बिल्कुल सही. तो अगर हम बात करेंगे कि मैंने सुना है कि स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स का ये फीडबैक रहा है कि बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तानी मार्केट इज़ नॉट इजी. मींस पाकिस्तानी मार्केट में सरवाइव करना आसान नहीं है. तो क्या, या फिर उन्होंने कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी मार्केट में सरवाइव करना है तो आपने रूथलेस बनना ज़रूरी है. तो क्या ये फीडबैक ठीक है? मतलब क्या इतना मुश्किल है पाकिस्तानी मार्केट में सरवाइव करना किसी स्टार्टअप के लिए? So Rahman, that actually depends on how you define the term ruthless. Ruthless का मतलब ये है कि obviously you're trying to drive your sales, you're trying to increase the amount of revenue that is being generated. But ruthless का ये मतलब नहीं है you start being unreasonable, different markets at the same time, and you try to tap into them, because that's always a recipe for disaster. That's always a direction towards failure. Pakistan में अब so entrepreneurship, I would still say कि entrepreneurship is relatively, it has been there for a while, but it's still a relatively new concept in Pakistan. खासतौर पर पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है, it's very nascent. आप ये कह सकते हैं कि वो 8-9 साल पहले स्टार्ट हुआ था. But the good thing is कि now different organizations, Planex हो गया, other partners, as other incubators, accelerators, they've got the ball rolling. Or it doesn't really actually matter whether the startup is operating in Pakistani market में रहते हैं, या whether they decide to go international. It actually depends on the service or product that they're pushing. The good thing is कि उनके ऊपर made in Pakistan या developed in Pakistan की stamp जो है वो हमेशा रहेगी, and that's a very good thing. उनकी roots जो है स्टार्टअप की वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहेंगी. So that's encouraging. Again, coming back to what I said, basically in the end what the startup has to look at is its pocket. उसने ये देखना है कि उसको जौन सी suitable market जहाँ पे उसको चंक ज़्यादा मिल रहा है, मार्केट का शेयर ज़्यादा मिल रहा है, whether that's within Pakistan or somewhere outside of Pakistan, globally, internationally, they have to prioritize that thing. और फिर again, wherever that thing takes them, they have to launch there or relocate physically if need be. सही, ठीक ठीक ठीक. अगर हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो तकरीबन काफ़ी तरह के माइंडसेट है. कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूशन में बेहतर होते हैं. सो अगर क्रिएटिव माइंडसेट की बात करें तो वो एंटरप्रेन्योर जर्नी में कहाँ पे रोल प्ले करता है? तो जहाँ तक आप क्रिएटिव वर्सेस फंक्शनल माइंडसेट की बात करते हैं, उसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि इन माय ओपिनियन an idea is only 20% of your entire startup. I मतलब मैं बहुत ज़्यादा aspiring entrepreneur से मिलता हूँ, students से मिलता हूँ, and everybody
says कि जी मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन idea है, this big idea that's going to revolutionize the industry, that's going to change the world. Okay, well and good. But the thing is कि your idea is only 20% of the entire thing. 80% is your planning and execution. आपके पास कोई बड़ा बेहतरीन किस्म का idea है, बट द थिंग इज कि अगर आप उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही सही तरह से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि वो आइडिया जो है वो आपके दिमाग में तो बिल्कुल ठीक है, ऑन पेपर बिल्कुल ठीक है, एज अ बिजनेस प्लान बहुत बेहतरीन होगा, बट द थिंग इज कि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो वीक प्लानिंग या एग्जीक्यूशन की वजह से वो आइडिया जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर सकेगा, राइट? It doesn't matter whether that idea has been done before or not. It sometimes is all about reinventing the wheel, but in a better way. So creative mindset से ज़्यादा मैं जो वे करता हूँ ये है कि functional mindset, which is the operational part of the idea, planning and execution. That is much more important. Jesus, sorry, internet connection issue. No, that's it. ठीक, तो अब क्योंकि आपने कहा कि अब बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, बहुत सारे एक्सीलरेटर्स आ गए हैं। सो किस तरह इन सबको आपस में अब कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि हम थ्रू आउट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरल कल्चर को हम प्रमोट कर सकें? देखो रहमान, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इफ यू बैक ट्रैक अ लिटिल बिट, तो आज से चंद साल पहले देयर वर वेरी फ्यू incubators and accelerators in Pakistan. Plan 9 है, Plan X जो है, it came as the pioneer accelerator of Pakistan, और फिर एक दो और भी थे, and then gradually more incubators and accelerators they started popping up. अब उससे अच्छी बात ये हुई है कि there were a lot of people जो कि that belong to smaller cities, smaller areas, smaller towns, etc. उनको incubation के लिए या acceleration के लिए they had to relocate to a major city because a lot of incubators and accelerators they didn't offer virtual acceleration. पहली चीज़ तो उनके लिए obviously it was a hassle, it was a financial cost as well. उन्होंने आना है लाहौर, कराची जैसी जगह पे, तो obviously there are expenses that have to be met, living expenses वगैरह भी होते हैं। तो अब मल्टीपल इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर की वजह से लोगों के लिए ईज़ है, स्टार्टअप्स के लिए ईज़ है कि दे डोंट हैव टू गो फार, उनको अपने शहर में या किसी करीबी शहर में इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि इनिशियली यस, सो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री का तकाजा यही है कि each accelerator incubator they have some sort of strengths जिसके ऊपर उनको वो प्ले करते हैं और उनको करना चाहिए और वो प्ले करते हैं, but at the same time it has already been observed कि अगर सारे incubators या accelerators अलग-अलग silos के अंदर काम करते रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री को और इकोसिस्टम को कुछ खास अचीव नहीं होगा। हर बंदा अपनी जगह पे जो है वो अपना ढोल पीटता रहेगा, अपना मसल फ्लेक्स करता रहेगा, but at the end of the day everybody is like in a sort of isolation. So a lot of incubators and accelerators have already realized this issue, and they've already been addressing this problem and have already started working on collaborations. Plan X जो है हमारे पास जितने startups आते हैं, so again we're open to startups from all over Pakistan. चाहे वो किसी भी incubator से आ रहे हैं, चाहे वो किसी incubator से नहीं भी आ रहे, they can directly land provided that they fulfill the criteria and show potential. They can directly land in our program. और असूलन होना भी इस तरह ही चाहिए कि it should be open to everybody, not just a specific audience या किसी specific stream के लोग। सही, ठीक। माइंडसेट पे अगर बात करें, क्या माइंडसेट्स ट्रेनेबल हैं, और अगर हैं तो इस फैक्टर में इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सीलरेटर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्या ये अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए या फिर पहले से ही है? Sorry, could you repeat the first part of the question? जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माइंडसेट्स
किसी का भी, उसको ट्रेन हम कर सकते हैं, किसी का भी माइंड अगर हम कर सकते हैं, तो इस सेक्टर में इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सीलरेटर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए फॉर एंटरप्रेन्योर्स? अच्छा, सो जहाँ तक माइंडसेट की बात आती है, आई थिंक जो कि किसी भी चीज़ का जो माइंडसेट होता है उसकी मोल्डिंग और ट्रेनिंग जो होती है वो काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। अब मैं अक्सर कोट करता हूँ, आई फिनिश्ड माई अंडरग्रेड हेयर फ्रॉम लाहौर इन 2010, और मेरी जो डिग्री थी वो बिजनेस स्टडीज़ थी, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ की 4 साल की ऑनर्स डिग्री में हमने सिर्फ एक कोर्स पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप, और वो भी इतना बेसिक था कि वी वर हार्डली एबल टू grasp the basic concepts, and we didn't actually realize the potential उस वक्त back 10 years ago के entrepreneurship के अंदर कितना potential है। One thing that is very encouraging these days is that a lot of universities उन्होंने entrepreneurship के courses offer करने शुरू कर दिए हैं, undergraduate level पे, masters level में, BSc programs में, MBA programs में, और उससे एक अच्छी चीज़ ये है कि these जो students है, they start getting aware and exposed to entrepreneurship at a very young age. उनकी ये वो एज होती है जिसमें they are trying to figure out a career path for themselves. Again, we are already aware that each year the number of graduates being produced in the market is not equal to the number of jobs being created, which within Pakistan, जिसकी वजह से बीच में जो gap है that's giving rise to people who are unemployed. So why not divert these people's attention towards entrepreneurship? उनकी awareness करें, उनको realize कराएं कि वो potential वगैरह क्या है, and the universities are doing a fairly good job of it. बल्कि I am aware कि काफ़ी ज़्यादा universities हैं within Pakistan जिन्होंने entrepreneurship की specialized degrees भी offer करना शुरू कर दी, which is good. अब ये यहाँ से तो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट का माइंड फ्रेम तो बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट? अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि फ्रेश ग्रेजुएट जो है उसकी यही प्रायोरिटी होती है कि मैंने अब 4 साल पढ़ाई कर लिया है, या मैंने 6 साल पढ़ाई कर ली, मास्टर्स वगैरह मेरा मुकम्मल हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द पैसे कमाऊँ, जितने भी पैसे मेरी पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के ऊपर लगाए मैं उनको जल्द से जल्द रिकवर करूँ। While that is a very noble thought, the thing is कि वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में इतने ज़्यादा महफ हो जाते हैं that they don't realize कि the entire potential of entrepreneurship वो उनकी नाक के नीचे ही है। उन्होंने कोई अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा, वो फाइनल ईयर रिसर्च की होगी। आई डोंट इवन, मस्ट बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उन चीज़ों को एक्चुअली सीरियसली लेते होंगे कि मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, मेरी ये रिसर्च है, मैं इसको एक प्रॉपर आइडिया के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको अपना एज अ स्टार्टअप लॉन्च कर सकते। वेदर दैट सक्सीड्स और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन आफ्टरवर्ड्स। माइंड फ्रेम आपका ये डिक्टेट करवाता है ना कि जो चीज़ आपके माइंड में है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर वो चीज़ जो आपने दिमाग के अंदर किसी डिब्बे में डाल के उसको कैद कर देना और फिर वो भूल जाना है, तो फिर उस माइंड फ्रेम का कोई खास फायदा नहीं, राइट? सो ये तो बात होगी फ्रेश ग्रेजुएट्स की। मूविंग ऑन टू पीपल, अब जो एंटरप्रेन्योर्स मैंने रेगुलरली देखे हैं उनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। प्लान एक्स में इस तरह के स्टार्टअप्स आए हुए हैं। सो आई नो दीज टू गाइज अंडरग्रेड में थे, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक दिन एक आइडिया आया, उस पर हल्का सा काम किया, आइडिया वाइबल लगा। BSc ऑनर्स के सेकेंड ईयर में उन्होंने अपना सेमेस्टर फीस का कहा कि हमने इसके ऊपर काम करना है। अब आपकी उस वक्त क्या एज होगी? 20 साल, 21 साल, 22 साल मैक्सिमम। उन्होंने इस एज में दे केम विद अ स्टार्टअप, दे बिल्ट द स्टार्टअप, pitched it somewhere. They went to an incubator program, then they ended up at PlanX Accelerator program. और उसके बाद कहीं जाके, I think after a gap of 2.5 years, they went back to their university, resumed their education, और उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। तब तक माशाल्लाह उनका जो स्टार्टअप है was doing very well for itself, और आज भी it's doing great. So that's one end of the spectrum. And on the other end of the spectrum, I've seen elderly gentlemen who are in their 50s, जिनका कोई 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, एंड उस एक्सपीरियंस को अब वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसी आइडिया में जो कि उनका स्टार्टअप है। सो अगर आप ये इस स्पेक्ट्रम को देखें,
तो ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, विच मीन्स कि जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड फ्रेम है वो किक इन किसी भी वक्त कर सकता है. You've worked in the corporate sector all your life. You worked in banking all your life. You worked in a specific industry all your life. One day you realize कि यार अगर मैं इस इंडस्ट्री का ये छोटा सा पार्ट भी पकड़ के इसके अंदर अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो इंटीग्रेट करके एक साइजेबल मार्केट है तो मैं उसको बेचना शुरू कर दूँ. Why not? Right? Because one thing we don't realize is कि for a lack of better word, employed, salaried people, वो they're kind of like कोल्लू का बैल होते हैं. मतलब at the end of the day, it's a vicious cycle that you have to keep partaking in it. कि जी ठीक है जब हमको सैलरी आ जानी है, that's the assurance. But what about the growth? Right? What about the increments? What about the inner satisfaction of being in control of your career, of your life? तो वो उसके लिए जो फिर आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंड फ्रेम जो है देखना. सही, ठीक ठीक ठीक. अगर हम किसी भी टीम में देखें तो आपकी नज़र में फॉर एग्जांपल किसी भी स्टार्टअप पे एक टीम है, उसमें 3 से 4 लोग हैं. कुछ लोगों का माइंडसेट क्रिएटिव है, कुछ लोगों का एग्जीक्यूशन में काफ़ी बेहतर है. तो आपकी नज़र में इन सब में किस एंटरप्रेन्योर को लीड करना चाहिए, किस माइंडसेट को लीड करना चाहिए एक टीम को? क्रिएटिव माइंड या फिर एक माइंडसेट जो कि एग्जीक्यूशन बेस्ट है? Sorry, so your question is कि जो टीम्स को लीड कर रहे हैं बेसिकली द फाउंडर और द को-फाउंडर, उनका माइंड फ्रेम किस तरह का होना चाहिए? हाँ, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए या फिर वो एग्जीक्यूशनल होना चाहिए? Yeah, that's a tricky question. So ideally it should be a mix of both. But I understand कि मतलब it's this the way that human minds are wired कि आपकी इंक्लिनेशन किसी एक तरफ होती है, या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे या आप बहुत ज़्यादा फंक्शनल होंगे. सो उस केस में द सोल्यूशन एंड द सक्सेसफुल सोल्यूशन व्हिच आई हैव सीन वर्किंग इज कि देयर आर 2 और मोर को-फाउंडर्स. तो उसमें ये होता है कि अगर एक शख्स क्रिएटिव है तो दूसरा उसकी क्रिएटिविटी को बैलेंस करने के लिए ब्रिंग्स इन अ फंक्शनल माइंडसेट. So both of them are absolutely clear about their roles within the startup. एक शख्स अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करते हुए एक एरिया के ऊपर फोकस कर रहा होता है और दूसरा शख्स जो है अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को प्ले करते हुए दूसरे एरिया के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा होता है. एंड that's what matters. That's how it should be. एक अच्छा मिक्स इसी तरह बनता है. स्टार्टअप को दोनों किस्म की तवज्जो चाहिए होती है. उसको क्रिएटिव साइड पे भी चाहिए होती है बिकॉज ऑब्वियसली द आइडिया हैज टू बी रियली इनोवेटिव. हम इनोवेशन की बात करते रहते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव पार्ट. बट उस क्रिएटिविटी का एक्चुअली विजुलाइज तो किसी ने कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंक्शनल माइंड फ्रेम वाला बंदा है दैट्स द पर्सन. ठीक. सो इन दिस ये पेंडेमिक टाइम जो है हमारा, जिसमें लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी एसएमईज अपने ऑपरेशंस रन नहीं कर पा रहे. सो कोई सजेशन जो कि आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें जो कि यूज़ करें टू ट्रेन देयर माइंड्स एट देयर होम? One, the first thing is कि ये genuinely this is a very bad and this is a very tough situation, particularly for startups. उसकी रीजन ये है कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स जो कि अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिनेरियो जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पे इस तरह की कोई पेंडेमिक नहीं फैली हुई, जहाँ पे सर्टेन लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ रहा. सो उन लोगों को तो बहुत सफ़र करना पड़ रहा है. लॉट ऑफ स्टार्टअप्स उन्होंने अपने ऑपरेशन वगैरह स्टॉल कर. द गुड थिंग इज दैट दीज वेरी स्टार्टअप्स आर होपफुल, स्टिल पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक कि whenever this pandemic is over, आज से 15 दिन बाद, महीने बाद, whenever it is, they aim to get up and bounce back on their feet and do the same thing जो वो पहले कर रहे थे, but with double the energy, because they believe कि बीच में जो टाइम गैप आया है, जो हमारा टाइम यूज हुआ है because of the pandemic, हमने इसको कवर करना है by making an extra. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि if you're keeping the current circumstances in mind, उसके अंदर बहुत ज़्यादा opportunities हैं जो ये startups जिनकी
थोड़ा सा अपने आप को पिवट करके या कंप्लीट लुकिंग न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते। मे बी दे हैव द बैंडविड्थ कि वो किसी किस्म की कोई मेडिकल इक्विपमेंट उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दें, आगे रीसेल करना शुरू कर दें या उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें से, और अ लॉट ऑफ पीपल, अब वो लोग तो घर पे बैठे हुए हैं, but at the same time they need a lot of essential items. Sometimes they need non-essential items as well. अगर आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए स्टार्टअप जो है दे वांट टू जंप टू द ई कॉमर्स स्पेस, दे कैन डू दैट एज वेल। आप लोगों के घरों पे चीज़ें डिलीवर कराना शुरू कर दें। पीपल डोंट वांट टू लीव बट दे वांट द थिंग्स टू कम टू देम एज वेल। सो अगेन, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खत्म होती है वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी राइज होती है। इज इज दैट यू हैव टू लुक अराउंड टू सी एंड आइडेंटिफाई कि अगर ये मेरा जो पाथ था ये टेम्परेरली ब्लॉक हो गया तो और कौन सा रास्ता खुला है जो मैं जा सकता हूँ। बेशक मुझे किसी और डायरेक्शन में ले जाए, but the thing is कि at least I am moving and at least I am going in some direction. So, ठीक. Thank you so much, Mukesh sir, for joining us today. We will be honored to invite you again soon. Thank you so much, Abdurrahman. It was a pleasure. Thank you so much. With this, ladies and gentlemen, Okay. we are concluding our session for today. Next time we will be coming back with another topic with another great speaker like Mr. Muiz Tahir. Okay then. See Okay. you. Stay home. Stay safe. I'm not a great speaker or a great mentor. I'm just trying to do my small part for the startups. आपको मैं फॉलो करूँगा मेरे इंडस्ट्री टाइम्स से। You are a great speaker and of course great mentor. Thank you so much. Allah Hafiz.